आज से 400 करोड़ साल पहले हमारी अर्थ कुछ ऐसी दिखती थी। चारों तरफ लावा ही लावा था और लाइफ का नामो निशान नहीं था। और आज हमारी अर्थ ऐसी दिखती है। चारों तरफ लाइफ फ्लरिश कर रही है। बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, फाइनली हम ह्यूमंस। और लाइफ है तो सारी जगह इंटेलिजेंस भी है, क्योंकि लाइफ को खाना ढूंढना होता है और रिप्रोड्यूस करना होता है। दोनों ही कामों में कुछ ना कुछ तिगड़म लगानी पड़ती है। तो लाइफ की हर एक फॉर्म के पास कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस है। एक पेड़ जब सूरज को देखता है तो सूरज की डायरेक्शन में अपनी पत्तियों को घुमा लेता है। अगर हम किसी पेड़ को कम पानी दें तो वो अपनी जड़ों को बिल्कुल नीचे धंसा लेता है ताकि उसको और पानी मिल सके। एक चमगादड़ का ग्रुप जब उड़ता है तो वो बहुत तेजी से उड़ता है और बहुत पास में होते हैं, पर वो कभी टकराते नहीं है। और फाइनली हम ह्यूमंस का तो क्या कहना, हम ह्यूमंस तो आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो ये कैसे डेवलप हो रही है। तो ये सीरीज है AI फॉर कॉमन पीपल एंड आज का एपिसोड है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। आज हम देखेंगे कि 400 साल पहले जब अर्थ पे लाइफ ही नहीं थी तो वो लाइफ कैसे आई। लाइफ तो चलो आई, पर इंटेलिजेंस क्यों आई और कैसे आई। और आज जो हमारा ये ब्रेन है, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे और मोर इम्पोर्टेंटली क्यों पहुँचे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि ये जो जर्नी है ये बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत क्रेजी होने वाली है। और इस जर्नी पे अपन सिर्फ मज़े के लिए नहीं जाएंगे। इस जर्नी से आपको ये पता लगेगा कि आज की डेट में हमारा जो ये ब्रेन है ये कैसे काम करता है। एक बार जब आपको ये पता लग गया कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और इसी तरीके से क्यों काम करता है, तो जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम को समझोगे तो आप कंपेयर कर पाओगे कि वो कितना हमारे ब्रेन से सिमिलर है या फिर कितना डिफरेंट है। और इस तरीके से AI सिस्टम को समझना बेस्ट तरीका है। इससे आपको एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग बनेगी AI के बारे में। आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि अगर ब्रेन को ही समझना है तो क्यों ना हम आज के ब्रेन को समझ लें, इतनी हिस्ट्री पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो उसका रीज़न है एक्चुअली अभी जो हमारा ब्रेन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर 8600 करोड़ न्यूरॉन्स हैं और उनके बीच में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा यानी 1000 खरब से भी ज़्यादा कनेक्शंस हैं। तो इसको समझना बहुत मुश्किल होगा। पर वहीं 60 करोड़ साल पहले जो पहला ब्रेन आया था वो एक केचुए में आया था, जो कि एक चावल के दाने के बराबर था, और उसके ब्रेन में 300 से भी कम न्यूरॉन्स थे। तो अगर हम इस 300 से कम न्यूरॉन्स वाले ब्रेन को समझेंगे तो हमारे लिए समझना आसान होगा। कहाँ 8600 करोड़, कहाँ 300 करोड़। और फिर जब इस सिंपल ब्रेन को हम समझ जाएंगे तो धीरे धीरे लेयर्स बाय लेयर कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते जाएंगे। और जब हम अपने आज के ब्रेन तक पहुंचेंगे तो हमारे लिए अपने ब्रेन को समझना बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। इस वीडियो में एक चीज़ है कि जितनी भी बातें मैं करूंगा वो सारी बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस बाय मैक्स बेनेट से ली हुई हैं। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। तो स्टोरी शुरू करते हैं। 400 करोड़ साल पहले हमारी अर्थ पे वोल्केनोज थे, लावा था और पानी था। कुछ वोल्केनोज ऐसे भी थे जो समुद्र के नीचे थे। अब कुछ ऐसे स्पॉट्स थे जहाँ पे वोल्केनो है, ऊपर एक सरफेस है और ऊपर पानी है। अब ये जो सरफेस थी इनमें कुछ क्रैक्स थे, तो इन क्रैक्स के नीचे मैग्नम था यानी कि लावा था और ऊपर पानी था। तो जब पानी इन क्रैक्स के अंदर जाता था तो कुछ ऐसा सीन बनता था। इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। और इन्हीं वेंट्स में पहला डीएनए जैसा मॉलिक्यूल बना। इन मॉलिक्यूल्स की लाइफ बहुत कम होती थी, क्योंकि जितनी स्पीड से ये स्टीम निकलती थी यही स्पीड इन मॉलिक्यूल्स को बनाती थी और यही स्पीड इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ भी देती थी। ऐसा सिलसिला चलता रहा। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बने, टूटे, बने, टूटे, बने, टूटे, बने, टूटे। फाइनली एक ऐसा लकी सीक्वेंस बना जिसने अर्थ की हिस्ट्री में पहली बार बगावत करी। ये
सही मायने में जिंदा तो नहीं था, पूरे तरीके से ये जिंदा नहीं था, बट इसने एक ऐसा काम किया जो अर्थ पे लाइफ को लेके आया। इसने अपना डुप्लीकेट बना लिया। उसके बाद 2 ऐसे लगातार ट्रांसफॉर्मेशंस हुए जिससे अर्थ पे लाइफ आ गई। पहला था, एक बबल ने डीएनए मॉलिक्यूल को अपने अंदर ले लिया, और ये जो बबल था, ये जैसे साबुन का बुलबुला होता है वैसा ही बबल था। और दूसरा, जब इस बबल के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल आ गया तो इस बबल के अंदर प्रोटीन बनना शुरू हुआ, और ये प्रोटीन ही इंटेलिजेंस की पहली झलक दिखाता है हमारी अर्थ पे। जो डीएनए था उसके पास एक ही कैपेबिलिटी थी कि वो डुप्लीकेट हो सकता था, ये अब दुनिया में आसपास क्या चल रहा है उसके साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता था। पर प्रोटीन एक मॉलिक्यूल से ज़्यादा एक मशीन होता है, वो इस सेल को मूवमेंट दे सकता था, जिस तरफ लाइट है उस तरफ ले जा सकता था, जिस तरफ टेम्परेचर अच्छा है उस तरफ ले जा सकता था। तो एक बबल के आने के बाद और बबल में प्रोटीन बनने के बाद एक ऐसा सेल बन गया जो अपने आप को डुप्लीकेट भी कर सकता था और जो मूवमेंट कर सकता था जहाँ भी उसके लिए अच्छी कंडीशन है उस तरफ जाने के लिए, जैसे लाइट की तरफ जाने के लिए या फिर एक अच्छे टेम्परेचर की तरफ जाने के लिए। तो अगर हम कहें तो ये सेल एक जिंदा सेल था। साइंटिस्ट इस प्रोसेस को, जो पूरी कहानी हमने सुनी, इसे अबायोजेनेसिस कहते हैं। मतलब अबायो यानी कि नॉन लिविंग मैटर से जेनेसिस हो जाना, यानी कि लाइफ बन जाना। आया मजा? आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो हमने ये थ्योरी पढ़ी अभी, इसे हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी कहा जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड एंड एक्सेप्टेड थ्योरीज है। 2-3 और भी थ्योरीज हैं, पर ये थ्योरी सबसे स्ट्रांग मानी जाती है। आगे चलते हैं। लाइफ तो चलो आ गई, फिर क्या हुआ? फिर भाई लाइफ की जद्दोजहद शुरू हो गई और एनर्जी का गेम शुरू हुआ। अब लाइफ को एनर्जी तो चाहिए ही। जो हमारे पहले सेल्स थे उनको एनर्जी चाहिए थी एक डीएनए मॉलिक्यूल को रिपेयर करने के लिए, और जब डीएनए डुप्लीकेट भी होता था तो पूरा स्ट्रक्चर तो फिर से बनाना है, तो उसको बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि जो शुरू वाले ये सेल्स थे, ये हाइड्रोथर्मल वेंट के हाइड्रोजन को लेते थे और उससे ही एनर्जी बनाते थे। बट ये एक बहुत स्लो और महंगा प्रोसेस था। 150 साल तक यही चलता रहा, और 250 साल पहले एक बैक्टीरिया का जन्म हुआ जिसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया ने एक अलग तरकीब निकाली एनर्जी बनाने की, जो कि आपने सुनी भी होगी। वो है फोटोसिंथेसिस। 250 करोड़ साल पहले से चली आ रही है ये फोटोसिंथेसिस। आज की डेट में प्लांट्स इसी से अपनी एनर्जी बनाती हैं, आपको मालूम ही है। अब ये जो साइनोबैक्टीरियाज थे, ये पानी में जैसे काई होती है उसकी तरह दिखते थे, और ये बड़ी मस्ती में रहते थे अपनी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो दुनिया भर की थी उस टाइम पे, और सनलाइट चाहिए। सनलाइट भी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल थी और दुनिया भर की थी। तो ये साइनोबैक्टीरियाज बढ़िया अपना समुद्र के टॉप लेयर में आते थे और धूप सेकते थे और मजे करते थे। और देखते ही देखते समुद्र के बहुत बड़े बड़े एरियाज में काई ही काई हो गई। साइनोबैक्टीरियाज ही साइनोबैक्टीरियाज भरे हुए हैं, बढ़िया अपना आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। और इन्होंने 10 करोड़ सालों में इतनी ऑक्सीजन बना दी कि इनके लिए ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। ऐसा क्यों हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, वो किसी भी केमिकल के साथ जाके रिएक्ट करके कुछ भी बना देता है। और अब अर्थ पे इतनी सारी ऑक्सीजन आ गई तो साइनोबैक्टीरियाज के जो डीएनए थे उनके अंदर जाके ही ऑक्सीजन रिएक्ट करने लग गई और उनमें ही कुछ चेंजेस करने लग गई। तो साइनोबैक्टीरियाज की डेथ होनी शुरू हो गई। तो जितनी तेजी से ये साइनोबैक्टीरियाज बढ़े थे, उससे ज़्यादा तेजी से ये खत्म होने लगे। और इस इवेंट को भी साइंटिस्ट लोगों ने एक नाम दिया है, द ग्रेट ऑक्सीडेशन हॉलोकॉस्ट। फिर क्या हुआ? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। फिर एक ऐसे बैक्टीरिया का जन्म हुआ जिसने कहा मैं फोटोसिंथेसिस नहीं करूंगा, मैं सांस लूंगा।
ऑक्सीजन अपने अंदर लूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। और यहां से इस अर्थ की सबसे पहली और सबसे महान जुगलबंदी शुरू हुई, जहां एक स्पीशीज था जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता था और ऑक्सीजन बनाता था और शुगर बनाता था, और एक दूसरा स्पीशी आ गया जो कि ऑक्सीजन लेता है और शुगर लेता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो एक साइकिल शुरू हो गई, ऑक्सीजन बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ऑक्सीजन बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और ये साइकिल आज तक चला रहा है। आज पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और फ्रूट्स देते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उनके लिए। ये जो सांस लेने वाले स्पीशीज जब आए तो इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट में बहुत तेजी आई। इससे पहले इंटेलिजेंस की इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि काम इतना सा था बस कि समुंदर के टॉप पे जाओ और धूप से। बट अब सांस लेने वाले जो स्पीशीज हैं, इनको ऑक्सीजन तो चाहिए ही, बट साथ ही साथ एक और चीज चाहिए, शुगर। शुगर मतलब दूसरे स्पीशीज। और अब शुरू हो गया गेम शिकार और शिकारी का। शिकार जो है वो चालाक होता गया ताकि शिकारी उसका शिकार ना कर पाए, शिकारी और चालाक होता रहा क्योंकि उसको शिकार करना है। तो अब ये भी इंटेलिजेंस का एक साइकिल चलना शुरू हो गया। और ऐसा मानो कि इंटेलिजेंस की गाड़ी जो पहले गियर में चल रही थी वो एकदम से चौथे गियर में चलने लगी। टाइम का पहिया घूमता रहा, अलग अलग टाइप के स्पीशीज आते रहे। छोटे स्पीशीज भी थे, कुछ बड़े थे, कुछ बहुत बड़े थे। फाइनली 80 करोड़ साल पहले एक स्पीशी बनी जिसको साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया एनिमल्स। क्या खास था इन एनिमल्स में? इन एनिमल्स के पास न्यूरॉन था। और आप इसको ऐसा समझो कि न्यूरॉन्स के आने के बाद ऐसा हुआ कि तलवारबाजी की कोई लड़ाई चल रही है और एक बंदा गन लेके आ गया। अब ये न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन को आप ऐसे समझो कि जैसे हमने पहला जो सेल देखा था उसके अंदर प्रोटीन उसको मूवमेंट प्रोवाइड करता था और उसको इंटेलिजेंट बनाता था, उसी तरीके से एनिमल्स में न्यूरॉन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। अगर अपन लूज भाषा थोड़ी सी यूज करें तो हम न्यूरॉन को कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसर था एनिमल्स के लिए, और ये सेंस कर सकता था आसपास क्या चल रहा है। और ये स्ट्रॉन्ग इस मामले में था कि मान लो कोई एनिमल है और उसके पास से उसका शिकार गुजरा, उसका फूड गुजरा, तो उस फूड की स्मेल आते ही ये एक तो बहुत जल्दी सेंस कर लेगा और बहुत फास्ट सिग्नल भेजेगा बॉडी को कि अटैक कर। जैसे ही सेंसर को पता लगेगा कि यार डेंजर है यहाँ पे, तो ये सिग्नल देगा बॉडी को कि भाग। तो न्यूरॉन बहुत रैपिड काम करता था। अब एनिमल्स में क्यों न्यूरॉन आया, बाकी स्पीशीज में न्यूरॉन क्यों नहीं आया? तो 80 करोड़ साल पहले हमारी अर्थ पे बैक्टीरियाज थे, प्लांट्स थे, फंगाई था और एनिमल्स थे। बैक्टीरियाज को अपन साइड में कर देते हैं। प्लांट्स को अगर हम देखें तो आज की डेट में भी अगर प्लांट्स को ऐसा मूवमेंट करना है कि सन की तरफ अपनी पत्तियां घुमानी है तो ये बहुत स्लो मूवमेंट करते थे। तो इस मूवमेंट के लिए इनको न्यूरॉन्स की ज़रूरत नहीं थी। अब बचते हैं फंगाई और एनिमल्स। ये दोनों ही सांस लेने वाले स्पीशीज़ हैं और इन दोनों को ही दूसरी लाइफ को अपना भोजन बनाना होता है। तो एनिमल्स में ही क्यों न्यूरॉन्स आए, फंगाई में न्यूरॉन्स क्यों नहीं आए? इसका आंसर है कि इन दोनों का भोजन जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। फंगाई क्या करता है, वो पेशेंटली वेट करता है कि कोई लाइफ फॉर्म अपने आप ही मर जाए और फिर मैं उसे खा लूँ। आज की डेट में भी आपने देखा होगा, हमारे घर में जब कुछ सड़ जाता है तभी उसमें फंगस लगती है। पर दूसरी तरफ जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड को जाके एक्टिवली किल करते हैं और फिर उसे खाते हैं। तो आप ये समझ ही सकते हो कि कैसे इनका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है, इनको ज़्यादा रैपिड मूवमेंट की ज़रूरत थी, तो इसीलिए इनमें न्यूरॉन्स डेवलप हुए। और अभी तक बस न्यूरॉन्स बने हैं, अभी ब्रेन नहीं बना है। ब्रेन को बनने में 20 करोड़ साल और लगे। 60 करोड़ साल पहले हमारा पहला ब्रेन आया, जो कि जैसा हमने डिस्कस किया था एक केचुए टाइप के जीव के अंदर था जो एक चावल के दाने बराबर था। और इसी जीव को हम सबका, जितने भी एनिमल्स हैं और हम ह्यूमंस जिनके पास भी ब्रेन है, उनका पूर्वज माना जाता है। अब ब्रेन होता क्या है?
अगर कुछ न्यूरॉन्स का ग्रुप एक साथ कनेक्टेड हो और वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपस में बातचीत करें और एक डिसीजन पे पहुँचें, तो फिर हम कहते हैं कि अभी एक ब्रेन है। तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो आपस में कनेक्टेड हैं, हम उन्हें ब्रेन कहते हैं। ब्रेन के साथ एक और चीज़ जानने वाली है। जिन एनिमल्स में ब्रेन डेवलप हुआ, उन एनिमल्स का जो बॉडी शेप था वो एक टाइप का था, और जिन एनिमल्स में ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया उनका बॉडी शेप एक अलग टाइप का था। क्या बॉडी शेप था ये? जिन एनिमल्स में ब्रेन डेवलप नहीं हुआ उनकी स्टार जैसी शेप थी। इनकी बॉडी सारी डायरेक्शन में निकली हुई थी और ये सब डायरेक्शन में मूव कर सकते थे। बट जिन एनिमल्स में ब्रेन डेवलप हुआ उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह था। इनके पास एक फ्रंट था जहाँ से ये भोजन लेते थे, इनके पास एक बैक था जिससे वेस्ट निकलता था, इनका जो मूवमेंट था ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता था, सीधा, और इनके पास टर्न करने की कैपेबिलिटी थी। अब इसी स्पीशी के अंदर ब्रेन क्यों डेवलप हुआ, दूसरी वाली के अंदर क्यों नहीं डेवलप हुआ? इसका कारण है कि जो स्टार शेप वाले स्पीशीज़ हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था इनका। एक तो इनको हर एक डायरेक्शन में न्यूरॉन्स बनाने पड़ते हैं, सेंसर बनाने पड़ते हैं कि कहाँ से फूड देखो। नंबर 2, इनको हर डायरेक्शन में मूव करना है, तो फिर एवोल्यूशन की काफ़ी एनर्जी यही सब बनाने में चली जाती थी कि कैसे इनका मूवमेंट जो है अच्छा किया जाए। बट जो अपने स्ट्रेट लाइन वाले स्पीशीज़ थे, जो ये वाले एनिमल्स थे, इनका बहुत सिंपल स्ट्रक्चर था। इनके सारे न्यूरॉन्स फ्रंट में आ गए और जो इनका मूवमेंट था, इनको बस सीधा मूवमेंट करना था। इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी कि टर्न करना था इन्हें। तो अब एवोल्यूशन ने अपनी सारी एनर्जी इस चीज़ में लगाई कि मैं इस स्पीशी को बेस्ट टर्न लेना सिखाऊंगा। और ये एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस था। क्यों? क्योंकि कोई भी टर्न लेने से पहले कुछ इनपुट्स आते हैं। जैसे सपोज किसी एनिमल को स्मेल आई कि यार उस तरफ मेरा फूड है, बट उसको ये भी स्मेल आई कि उस तरफ डेंजर भी है। तो अब उसको डिसीजन लेना है कि वहाँ मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अब वो डिपेंड करता है कि उस तरफ जाना जो रिस्क है वो लेना है कि नहीं। अगर ये बहुत भूखा है तो मे भी जाना इसके लिए सेंस बना रहा है, बट अगर इसका पेट भरा ही हुआ है तो फिर उस तरफ जाना सेंस नहीं बनाता, इतना रिस्क क्यों लेना है। तो इस टाइप की डिसीजन मेकिंग करने में ही एवोल्यूशन ने सारी एनर्जी लगाई। और एवोल्यूशन को लगा कि अगर ढेर सारे न्यूरॉन्स को एक साथ जोड़ दें और इन सबको मिला के एक फाइनल डिसीजन पे पहुँचे तो बेस्ट होगा। तो इसने इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ न्यूरॉन्स बना दिए और इस पूरे सेट को हमने बोला कि ये एक ब्रेन है। तो हमने अपनी कहानी शुरू करी 400 करोड़ साल पहले कि पहली लाइफ कैसे आई। फिर हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस आया। फिर हमने देखा कि ऑक्सीजन से सांस लेना शुरू हुआ। फिर हमने देखा कि पहला न्यूरॉन आया और फिर हम फाइनली एक ब्रेन तक पहुंच गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस ब्रेन को समझेंगे कि ये जो ब्रेन का पहला स्ट्रक्चर था इसमें क्या क्या था और ये कैसे काम करता है। और जितना इंटरेस्टिंग ये वाला एपिसोड था उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगला एपिसोड होगा, क्योंकि ये जो ब्रेन है बेशक ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है अभी, बट इसके अंदर लर्निंग, मेमोरी और इमोशंस की नींव डल चुकी थी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, कमेंट करो, ताकि यूट्यूब बाकी लोगों को भी ये वीडियो सजेस्ट करे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। Thank you and I will see you in the next video. Bye bye.